हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास, उसका हमारा क्या चैप्टर नंबर 12, ये हमारा क्या है यूनिट नंबर 12। इसमें हम क्या देखेंगे, पर्यावरण आंदोलन की को दिशा प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिका होती है किस प्रकार की बनी हुई है। ये आज हमारा चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, 12.2 हमारा क्या रहेगा, पर्यावरण ऐतिहासिक महत्व और मानव अंतरक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे 12.3 में क्या देखेंगे, सिविल सोसाइटी, NGO और पर्यावरण आंदोलन। नेक्स्ट हमारा जो है 12.4 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, इसको जरूर देखना। ग्रीन पीस आंदोलन क्या होता है, एग्जाम में आ भी सकता है, इसको जरूर देख कर जाना। और आखिरी में हम देखेंगे भारत में सरकारी संगठन और ठीक है, भारत में गैर सरकारी संगठन और पर्यावरण आंदोलन में जो जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से रही है, इन सभी पॉइंटों को देखना जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो क्या रहेगा 12.2 क्या है, पर्यावरण ऐतिहासिकता, महत्व और मानव अंतरक्रिया को देखते हैं। ठीक है, देखिएगा पर्यावरण संबंधी इतिहास मानव इतिहास और प्रकृति के साथ उसके अंतरक्रिया को संदर्भित करते हैं। यानी जो पर्यावरण का इतिहास है वो मानव इतिहास और उसके साथ प्रकृति का संबंध कैसा है उसको बताता है। ठीक है, पर्यावरण को आरंभ से ही विज्ञान और धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। पर्यावरण को अगर बात करें, पर्यावरण को शुरू से ही भैया विज्ञान और धर्म के साथ जोड़ करके देखा गया है। इसकी महत्व के बारे में सभी को पता है, यानी कि इसकी महत्व के बारे में, पर्यावरण की महत्व के बारे में सभी को पता है। यह हमारी दैनिक जीवन शैली को दृढ़ता प्रदान करता है। यानी पर्यावरण क्या करता है, हमारी दैनिक जीवन शैली है क्या करता है, इसको मजबूती दृढ़ता प्रदान करता है। जो जीवों, वनस्पतियों और पारिस्थितिक तंत्र से निकटता से, यानी जो पर्यावरण क्या करता है वह जीवों को, वनस्पतियों को और पारिस्थितिक जो तंत्र होता है इसको निकटता से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का महत्व समग्र रूप से प्रकृति पर निर्भर के साथ भी, नहीं पर्यावरण का जो महत्व है या समग्र रूप से प्रकृति की निर्भरता के साथ विकसित होता है। जैसे प्रकृति पर हमारी निर्भरता रहती है, उसी के साथ क्या होता है, पर्यावरण का विकास होता है, विकसित हुआ है, जिसने जैविक और अजैविक के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित, जिसने क्या क्या है, जैविक और अजैविक के बीच में क्या है, एक सहजीवी संबंध को इसने स्थापित किया है। पर्यावरण इतिहास के अधिकांश साहित्य के, पर्यावरण इतिहास के जो अधिकांश साहित्य को 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत करें। ये पर्यावरण इतिहास को अगर बात करें, अधिकांश साहित्य में 3 महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें बांटा जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं देखिएगा। पहला क्या, प्रकृति की अवधारणा एवं समय और स्थान की इसकी गतिशीलता, यानी हम प्रकृति की अवधारणा, समय एवं स्थान इसकी गतिशीलता के जरिए। दूसरा क्या रहेगा, प्रकृति एवं जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पारिस्थितिक तंत्र के साथ इसके अंतरक्रिया पर परिवर्तनों का प्रभाव, मनुष्यों और उसके परिवेश यानी भूमि, जल, वातावरण और जीवमंडल पर इसका प्रभाव कैसे रहा। नेक्स्ट जो हमारा क्या रहेगा, तीसरा जो देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रकृति के बारे में लोगों की धारणा या सोच है, जिसमें उसके दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्य शक्ति को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये न केवल विशाल पर्यावरण इतिहास बल्कि जनसांख्यिकी, संक्रमण, उत्पादन के साधन, तकनीकी परिवर्तन के साथ साथ उत्पादन और उपभोक्ता प्रक्रियाओं में व्यापक क्षेत्र को कवरेज करता है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटकों के बीच इसके निम्नलिखित चरण है, यानी पर्यावरण को निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखो कुछ ग्राफ बना हुआ है, देखो इन्वायरमेंट को जैसे प्रकार से बताया गया, देख रहे हो, ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको बना करके आना। देखो क्या बता रहे हैं, जैसे वातावरण को बता रहे हैं, जैसे हिंदी में बताया है इन्होंने, क्या होता है, जैसे वातावरण, उसके जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, फिर जीवित पदार्थ हैं, अजीवित पदार्थ हैं। जीवित में क्या है, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और अजैविक में है जैसे हवा, जल, सूर्य की रोशनी, वर्षा। ठीक है, इसकी ये सब क्या करते हैं, ये अंतरक्रिया करते हैं, आपस में करते हैं भैया, अंतरक्रिया करते हैं, पूरा वातावरण हमारा जो पर्यावरण चलता है। देखो अब हम मनुष्यों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के इसके परिणामों को देखेंगे। मोटे तौर पर इस बातचीत के 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी क्या होगी, पहली क्या है, अंतरक्रिया, हस्तक्षेप और संशोधन। यह हम प्राकृतिक वातावरण में हस्तक्षेप या संशोधन के रूप में मानव क्रिया को देखेंगे, जो बांधों, पुलों, अन्य भवनों का निर्माण आदि, इन परस्पर अंतरक्रियाओं का सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कह सकते हैं जो अंतर क्रियाएं इसका भैया क्या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुआ है। प्लास्टिक
और रसायनों के अनेक प्रकार का उपयोग से परिस्थिति में, यानी भैया क्या हो रहा है, प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इससे क्या जो रसायन है इनको अनेक प्रकार से उपयोग से क्या हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, प्लास्टिक उत्पादों का बढ़ता उपयोग कृषि में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से, यानी कि देखो प्लास्टिक का जब से जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा और खेती में क्या बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग होता है ना, और कीटनाशक यानी बहुत ज़्यादा दवाएं छिड़की जा रही हैं, इन दवाओं से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा खराब हुआ। दूसरी अंतरक्रिया क्या होगी, अनुकूलन। देखो इसमें हम मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण के साथ अनुकूल देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया में क्या, जो मनुष्य हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्या है वह पर्यावरण के साथ अनुकूल करते हुए देखेंगे। मानव और पर्यावरण के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को सकारात्मक रूप में हमें देखना चाहिए। ठीक है, तीसरी अंतरक्रिया होगी, तीसरी अंतरक्रिया क्या है, पर्यावरण पर निर्भरता, यानी इंसान की निर्भरता कैसे है। देखो मनुष्य अपनी जरूरतें मसलन भोजन के लिए, लकड़ी के लिए, पानी तथा अन्य संसाधनों के लिए यानी जो भैया मनुष्य है पूरी तरीके से चाहे खाना हो, भोजन हो, पानी हो, जितने भी संसाधन होते हैं वह सभी के लिए क्या है पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम लोग सब लोग क्या है भाई पर्यावरण पर तो ही निर्भर है, हर चीज के लिए, खाने पीने सब पर हमारी निर्भरता है। इसीलिए सभी घटकों में क्या कहते हैं, इसीलिए सभी घटकों, हितधारकों तथा अंतरक्रियाओं को आपस में जुड़ा है। नहीं कहते इसीलिए जो पर्यावरण और मनुष्य है आपस में क्या है यहाँ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य क्या होता है पर्यावरण को प्रभावित, यानी दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक हमें दिखाई देते हैं। अगला जो हम देखेंगे हमारा क्या पॉइंट रहेगा, सिविल सोसाइटी संरचना और कार्य, यानी अब यहाँ पर देखें सिविल सोसाइटी जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ और पर्यावरण में किस प्रकार की चीजें रही उसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखो राज्य और लाभ संस्थानों के विपरीत सिविल सोसाइटी के संघात्मक संस्थानों के बड़े बड़े क्षेत्र शामिल हैं। यानी अगर राज्य और लाभ जो संस्थान है अगर उनको छोड़ दें उसके विपरीत सिविल सोसाइटी के क्या हैं बड़े बड़े क्षेत्र शामिल हैं। मसलन ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन है, गैर सरकारी विकास संगठन यानी जिसे एनजीओ, ट्रेड यूनियन है, स्वयं सहायता समूह है, तीसरे सेक्टर में भी शामिल हैं। पहले और दूसरे क्षेत्रों की अगर बात करें यानी सरकार और कॉरपोरेट की विफलता के बाद, नहीं जब सरकार और कॉरपोरेट पूरी तरीके से भैया विफल हो जाता है तो सिविल सोसाइटी ने नैतिक जिम्मेदारी संभाली है। जिन क्षेत्रों पर जिन चीज़ों में सरकार हमारी असफल रही है या जिन कामों को करने में या कॉरपोरेट असफल रहा है उसको कह सकते हो जो सिविल सोसाइटी है वो क्या करती है, यानी जो है उसने जिम्मेदारी संभाली है। राष्ट्र निर्माण के अन्य विकास की प्रक्रियाओं की चिंता को इसको दिशा प्रदान करने में कह सकते सिविल सोसाइटी ने, यानी सिविल सोसाइटी ने देश को दिशा देने में या समस्याओं के हल करने में, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सिविल सोसाइटी क्या है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस क्षेत्र में पिछले 4 दशकों के देश के भीतर वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से, नहीं अगर बात करें पिछले लगभग 20-40 या वर्षों में क्या भैया बहुत तेजी से विकास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 52वें सत्र में वर्ष 2001 में स्वयंसेवक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवक वर्ष की उद्घोषणा अतीत में स्वयं सेवकों तथा स्वयंसेवी संगठनों में महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा में और पूरे विश्व में जो स्वयंसेवी संगठन हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और संगठनों के योगदान तथा उपलब्धियों को पहचानने तथा उनकी गतिविधियों को गैर सरकारी क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इनको ज़्यादा किया जा रहा है। विश्व बैंक ने सिविल सोसाइटी को एक गैर सरकारी तथा लाभकारी संस्था की श्रृंखला के रूप में देखा है। यानी जो विश्व बैंक क्या कहता है भैया जो सिविल सोसाइटी है एक गैर सरकारी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला संगठन के रूप में बताता है, ना कि लाभकारी संगठन के रूप में इसको बताया है। सिविल सोसाइटी सार्वजनिक जीवन में मौजूद नैतिकता, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तथा धार्मिक और परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों के लोगों के हितों तथा मूल्यों का रक्षा करने दिशा में प्रयास। सिविल सोसाइटी जो संगठन है संगठनों की एक विशिष्ट श्रृंखला है जिसमें सामुदायिक समूह होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं, स्वदेशी, यानी सिविल सोसाइटी हम किसे कहते हैं, देखो कोई भी सामुदायिक समूह हो भैया, गैर सरकारी संगठन होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं या स्वदेशी समूह है, धार्मिक संगठन है, विश्वास आधारित संगठन है, पेशेवर संगठन है, ये क्या होते हैं सभी क्या होते हैं भाई मेरे सिविल सोसाइटी होती है। ठीक, आगे देखेंगे क्या है सिविल सोसाइटी की अवधारणा में निम्नलिखित विशिष्ट संगठन व संस्थान हैं। कौन कौन सिविल सोसाइटी की अवधारणा में क्या क्या संगठन और संस्थान शामिल है देख लीजिए। पहले क्या है, संघ का उद्देश्य अल्पकालिक होता है, जो जो सिविल सोसाइटी होती है इसका जो उद्देश्य होता है क्या अल्पकालिक होता है तथा यह औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है, यानी औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। संगठन किसी समूह के औपचारिक समूह यानी संगठन किसी समूह के औपचारिक संगठित प्रयास को दर्शाता है या इसको बताता है।
देखो, संगठन या संस्था के बीच एक बड़ा ही मामूली अंतर है, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। जब कोई संगठन नियमित रूप से लोगों की भलाई के कार्य करने में लगा रहता है तो इसे समाज के लोगों की सामूहिक स्वीकृति प्रदान होती है। इसी प्रकार से समाज के लिए मूल्यवान आधार बना से संस्था का, यानी कहते हैं जो सिविल सोसाइटी होती है या लोगों की भलाई के लिए बिना लाभ के एक गैर सरकारी संगठन के रूप में क्या करता है, एक कार्य करता रहता है। अब सिविल सोसाइटी की संरचना कैसे होती है, इसकी बनावट कैसे है, देखो इसका आकार या बनावट कैसे है। सिविल सोसाइटी की रचना के बारे में जानने से पहले हम इसकी मूल प्रकृति के बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। पहले इसकी शाखा छोटे छोटे गांव में जमीनी स्तरों से लेकर के विश्व तक, यानी जो सिविल सोसाइटी होती भैया ये छोटे छोटे गांव से लेकर के विश्व स्तर तक फैली हुई है। बड़े बदलाव के साथ कल्पना की जाती है। नागरिक समाज की संरचना भी कई प्रकार से मापदंडों के विभिन्न है। जैसे क्या होते हैं जो सिविल सोसाइटी होती, क्या अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरह से हो सकते हैं सिविल सोसाइटी। कई बार इनका पंजीकरण होता है, कई बार इनका पंजीकरण नहीं होता, कई बार रजिस्टर होते हैं, कई बार रजिस्टर नहीं होते हैं। तीसरा क्या है बाहरी निधियों पर कई बार क्या होता है जो बाहर से फंड मिलता है उस पर भी इनकी निर्भरता रहती है। कई बार राज्य इनको कुछ पैसे या फंड देता है, कॉर्पोरेट निधि। अनौपचारिक पंजीकरण के तहत भारत में 5 कानून में, अगर कोई अनौपचारिक पंजीकरण के तहत भारत में क्या है 5 कानूनी विकल्प है। पहला क्या है सोसाइटी अधिनियम, इनके लिए कानून बना है 1960 में। दूसरा क्या बना था सहकारी समिति अधिनियम 1912 में बना था। फिर अगला क्या था, तीसरा क्या था ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में बना। चौथा क्या था गैर लाभकारी गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम धारा 1956 में बना था। अगला क्या है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 में बना था। ठीक है, अधिकांश पुस्तकों में 2 प्रकार के संघ और लाभकारी संगठन का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से संगठन है, पहला क्या तो भैया सामाजिक प्रभाव वाले, दूसरा भावबोध का प्रभाव वाले संगठन होते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव प्रकार के वह संघ है जिनमें रुचि और दबाव समूह के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वह राज्य और नागरिकों के बीच मध्यस्थ संस्था के रूप में कार्य करते हैं। जबकि भावबोध और अभिव्यंजक प्राथमिक समूह जो होते हैं विकल्प के रूप में अपने सदस्यों की भावना जरूरतों को पूरा करते हैं। स्वैच्छिक संघों का निर्माण के लिए स्मिथ और फ्रीडमैन द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले आकार की बात करते हैं, फिर आंतरिक राजनीतिक संरचना कैसी है उनकी, फिर बाहरी नियंत्रण और निर्भरता कैसी है, सामाजिक कार्य कैसे करते हैं, उनके समर्थन के क्या क्या स्रोत हैं, उनका स्थान और स्थिति कैसे है, श्रेणी और वर्ग तथा उनके सदस्यों की क्या विशेषताएं हैं, सदस्यों के बीच घनिष्ठता, प्रोत्साहन, सामग्री, एकजुटता, उनका यह उद्देश्य किस प्रकार से बना हुआ। अगला लाभकारी सदस्य, ग्राहक और जनता, यानी किसको ये ज़्यादातर लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले अगला जो है सिविल सोसाइटी काम क्या करती है, कार्य। एक कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, भैया इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्यों का दायरा बहुत बड़ा है, यानी बहुत बृहद होता है तथा छोटी छोटी स्थानीय आवश्यकताओं से लेकर के बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के हेतु कार्य करते हैं। इन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, यानी जो सिविल सोसाइटी होती है छोटे छोटे काम से लेकर के भैया बहुत बड़े काम तक करते हैं। एक गाँव की समस्या लेकर के पूरी विश्व की जो समस्या होती है उसके समाधान तक करते हैं। तदनुसार इनकी भूमिका और कार्य निर्धारित होते हैं। यहाँ संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण का अलग अलग उनका उल्लेख है, किंतु दोनों ही एक है। किसी भी सामाजिक संस्था का विश्लेषण परीक्षण में सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत में अहम भूमिका होती है। ठीक है, देखो रेडक्लिफ, ब्राउन और मनोलुस्की ने इस सिद्धांत को रचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण वाले आदिम समाज के संस्थानों से संबंध विश्लेषण किया। इनकी सोच में अधिकांश सामाजिक तत्व रचनाएं और किसी न किसी उद्देश्य कार्यों के साथ उभरती हैं। रोजो ने भी समाज के प्रति उनके कार्यों आधार पर 2 प्रकार के संघों का विश्लेषण किया है, सामाजिक प्रकार के और भावबोध प्रकार के, इनको बोला जाता है। और ये कहते हैं कि तमाम तरह के कार्यों को करते हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी होती है, यानी लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए क्या होती है, पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी बनाई गई है और बिना लाभ के लिए तथा राष्ट्र हित में क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो ये थोड़ा देखो, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सिविल सोसाइटी संगठन यानी एनजीओ क्या है, एक करते क्या हैं, बाल युवक और इनका यानी स्त्री बाल युवक का विकास करने में काम करेंगे, वातावरण जलवायु
परिवर्तन में इन काम करते हैं, मानव संसाधन विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, शिक्षा में योगदान है, सांस्कृतिक विकास में योगदान है, स्थानीय स्वयं, ये इनकी भूमिका है। ये सभी भूमिका आप इनको हेडिंग भी बना करके क्या कर सकते हो, आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। और इस डायग्राम का यूज जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो डायग्राम बना है अगर सिविल सोसाइटी के संगठन के एनजीओ के कार्य हैं वही यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 12.3 क्या है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और पर्यावरण आंदोलन क्या है, इनको हम देखते हैं, ठीक है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने संघर्ष और विनाश के दुष्परिणामों का सामना किया है, जिसने सभी को शांतिपूर्ण मापदंडों का पालन करने के लिए, संघर्ष समाधान के लिए काम करने के लिए एक संस्था विकसित करने के लिए मजबूत किया है। स्वैच्छिक समझौते के तहत इस तरह के संघर्षों और विनाश को रोकने के लिए विश्व स्तरीय संघ का विकास हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यानी जिसको हम बोलते हैं कहा जाता है। यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सिविल सोसाइटी के लिए अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। क्या क्या भूमिकाएं इन्होंने निभाई हैं, यानी कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह सिविल सोसाइटी के साथ किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो क्या क्या है। देखो सीधे कार्यक्रम को लागू करना है, यही कह सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम होते हैं वह सिविल सोसाइटी उनको सीधे लागू कर लेती हैं। एनजीओ एजेंसियों के साथ सहयोग करती हैं, सिविल सोसाइटी जो होती हैं जितनी भी एजेंसी होती है संयुक्त राष्ट्र उनके साथ सहयोग करती हैं। बहुमूल्य अनुसंधान सहायता देती हैं। नीति निर्माण में हिमपात यानी पक्षी समर्थन और देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक फंडिंग की एजेंसी के रूप में क्या करती हैं, इनके लिए काम कर रही हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्या रहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको देखेगा। 12.4 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी क्या है। अगर देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में या पर्यावरण को बचाने में कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है या पर्यावरण जो कानून है एक क्या है और इसकी भूमिका क्या है। आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है एक गैर सरकारी संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ भैया देशों के बीच में क्या मित्रतापूर्ण संबंध इसने विकसित किए हैं और संघर्षों के मुद्दों को क्या और संघर्षों के मुद्दों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण बनाने का काम किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने गंभीर संकट और सामाजिक राजनीति में अशांति देखी है। इन समस्याओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर बढ़ाने में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन यानी यूनाइटेड नेशन जो है इसका संगठन का प्रमुख मिशन रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को, यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी स्थापना कब होती है 2 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य देशों के साथ हुई थी। और आज यह बढ़कर के इसमें कितने, शुरू में जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसमें मात्र भैया 51 देश थे, आज कितने हैं बढ़कर के 193 देश इसमें प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा हम अन्य सभी देशों की इसकी सदस्यता ग्रहण करके विशिष्ट आवश्यकता के लिए इसकी विभिन्न शाखाओं के लिए खुले देखते हैं। 1919 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से निगरानी तथा मान्यता में लगभग 61 संगठन हैं। इनमें से 16 संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी स्थापना के बाद स्थापित किए गए थे। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पर्यावरण कार्यक्रम भी चलाता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1992 में इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। संयुक्त राष्ट्र जो है वह पर्यावरण के लिए 1972 में एक सम्मेलन किया था जिसका मुख्यालय केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यानी संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण के लिए कार्यक्रम चलाता है। उसके उद्देश्य क्या क्या है भैया, वायु जल जैव सुरक्षा, शहरी और जीवन शैली, रसायन और अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम, आपदा और संघर्ष, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता, शिक्षा और पर्यावरण क्या उसके मुद्दे हैं। अगला क्या है, ऊर्जा निकर्षण, पर्यावरण समीक्षा, पर्यावरण अधिकार शासन, वन, लिंग आधारित पर्यावरण मुद्दे, हरित अर्थव्यवस्था, महासागर समुद्र, संसाधन दक्षता, प्रौद्योगिकी, परिवहन। ये क्या है, जो यूनाइटेड नेशन है पर्यावरण के लिए इन सभी कार्यों को करता है। अगला परिवहन, सतत विकास जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सभी विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित गहन निगरानी करता है कौन, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तदनुसार संबंधित देशों को अपनी वन पारिस्थितिकी के लिए आने वाले खतरों से लड़ने तथा उनको कम करने की सलाह देता है। यह लगभग 50 वर्षों के
और मानव स्वास्थ्य की वकालत कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन तथा संसाधन विकास की भूख के कारण दुनिया में होने वाले नुकसान को समझने में मदद करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसने इस क्षति को कम करने की संबंधित नीतियों तथा कार्यों का समर्थन किया है। इसी तरह ग्रह ने कोविड-19 कोरोना जब महामारी फैली थी जैसी वैश्विक महामारी को पीड़ा को झेला है तथा पूरा मानव समाज इस आपदा से बाहर निकलने की एकजुटता में कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन एक मिसाल कायम किया है। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो पिछले 30 वर्षों में सबसे गहरी मंदी का सामना कर रही हैं। यह महामारी दुनिया को 2030 के SDG के वादे को हासिल करने के लिए दूर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन मुद्दों को एजेंट के रूप में सबसे ऊपर रखा है और कहा है कि मानवता को प्रकृति तथा न्याय करते हैं तथा समयता की बात रखनी चाहिए। नहीं कह सकते हैं कोविड जैसी जैसी महामारी जैसी आपदा का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति रखने के क्रम में हमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बचना पड़ेगा और अपनी जीवन पद्धति में सुधार लाना भैया आवश्यक है। समाज में बेतहाशा बढ़ता कचरा संग्रहण पर्यावरणीय जैसे प्रभाव हरित महामारी की नींव को रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वह पर्यावरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, ये आप इसको लिख देना। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है सरकारी संगठन या गैर सरकारी जितने भी संगठन हैं इसमें पर्यावरण के लिए जैसे गरीबी है, खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी उद्देश्यों के लिए क्या वह काम कर रहा है और पर्यावरण को बचाने में कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसके कुछ सरकारी संगठन है शामिल है जो इसको काम करते हैं और कुछ उद्योग आधारित संगठन है। इनको आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जितना मैंने बताया आप उसको इतना लिख सकते हैं, इतना ही क्या होगा आपके लिए काफ़ी होगा। अगला जो हमारा मोन इंपॉर्टेंट रहेगा क्या है, ग्रीन पीस आंदोलन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया। ग्रीन पीस देखो, हरित शांति आंदोलन यानी ग्रीन पीस मूवमेंट, इसको चाहे हिंदी में ग्रीन पीस बोलो चाहे हरित शांति आंदोलन, वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण सफलता की कहानी में से एक रहा है, जिसे शुरू में कनाडा के लोगों में एक छोटे समूह नहीं जो ग्रीन पीस आंदोलन भैया कहाँ शुरू हुआ था, कनाडा में शुरू हुआ था, एक छोटे समूह के द्वारा किया गया था। हरा भरा वातावरण बनाए रखने के लिए विश्व के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण कार्रवाई की एकता चर्चा का समर्थन प्राप्त था। 1971 में कनाडा में शुरू हुआ दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय गतिविधि के निर्माण में संचार मीडिया ने भी महत्वपूर्ण यानी कह सकते जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कह सकते हो, या ग्रीन पीस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो दुनिया भर में फैल गई है, पर्यावरण आंदोलन के लिए एक प्रमुख शक्ति बन गई। ग्रीन पीस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पीस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसी भी बल का प्रयोग किए बिना कार्य करना तथा विरोध करना, यानी भैया किसी बल का प्रयोग नहीं करना बल्कि हमें कार्य करना और विरोध करना है। वह उस हर जगह पर जाते हैं जहां गतिविधियां उन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक लगती हैं, नहीं जहां पर भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा, पर्यावरण का हानि पहुंच रही वहां पर वो जाते हैं। वह बेल्स और बेलिंग जहाज़ों के बीच खुद को नाव को तैनात करके उन्हें पर्यावरण के लिए विरुद्ध हैं, वह कार्यों के विरुद्ध करते हैं तथा उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। ग्रीन पीस एक प्रचार संगठन है जो निम्नलिखित अभियानों या लोकप्रिय अभियानों के आयोजित करता है। यानी ग्रीन पीस क्या है, कौन कौन से अभियान आयोजित करता है। पहला अभियान उसका क्या है, महासागरों तथा समुद्री लुप्त प्राय समुद्री प्रजातियों के संरक्षण। जो ग्रीन पीस आंदोलन क्या कहता है भैया कि महासागर में जो समुद्र में जो समुद्री प्रजातियां हैं उनका संरक्षण जरूरी है। भैया समुद्र में जो छोटे छोटे जलीय जीव हैं उनको संरक्षण की बात करता है, कौन करता है, ग्रीन पीस आंदोलन करता है। ठीक है, पहली ये बात करता है ग्रीन पीस आंदोलन कहता है कि जो समुद्र हैं, ठीक है, जो महासागर हैं उनमें जो जलीय जीव हैं, समुद्री जीव हैं, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उनको बचाना बहुत जरूरी है, इसकी ये बात करता है। ठीक है, दूसरा परमाणु खतरे को समाप्त करना है, यानी जो ग्रीन पीस आंदोलन है यह परमाणु के यानी परमाणु का प्रयोग ना हो, परमाणु को कम किया जाए तथा इसके खतरे को समाप्त करने के लिए भी हमेशा काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। ठीक है, क्या करता है, परमाणु खतरों को समाप्त करने में या परमाणु ना बनाया जाए इसके लिए क्या करता है, ग्रीन पीस आंदोलन हमेशा क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण है। दूसरा प्राचीन वनों का संरक्षण, यानी ग्रीन पीस जो आंदोलन है जितने भी हमारे वन है उनकी सुरक्षा करने के लिए, भाई वनों की कटाई ना हो, पेड़ों कटाई ना हो, इसके लिए क्या है, ग्रीन पीस आंदोलन जो काम करता है। यानी प्राचीन जो वन है, जो प्राकृतिक वन है, उन प्राकृतिक वनों के संरक्षण की बात करता है, क्या करता है, ग्रीन पीस आंदोलन करता है। ठीक है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र
अर्थात इन वनों की में क्या हमारे पारिस्थितिक जो तंत्र है, इन वनों की कई भूमिका जो देखो जो वन होते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वनों की कटाई तथा वनों के संरक्षण में कह सकते हो कि जो ग्रीन पीस आंदोलन है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, वह हमारे लिए है। अगला क्या करता है ग्रीन पीस आंदोलन, अगला कार्य क्या करता है, जहरीले रसायनों का जखीरा, यानी कहता है कि ग्रीन पीस आंदोलन कहता है भैया जो रसायन है, जहरीले रसायन है, उनका प्रयोग ना हो, उनको खत्म कर दिया जाए। यानी ग्रीन पीस आंदोलन अगला काम क्या करता है कि जहरीले जो रसायन है जो इनका जो लोगों ने इकट्ठा कर लिया इनको खत्म कर दिया, क्योंकि जहरीले रसायन पृथ्वी तथा पर्यावरण के लिए, मानव के लिए बहुत हानिकारक हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए जितने भी जहरीले रसायन हैं, जितने भी हानिकारक रसायन हैं, जितनी भी जहरीले गैसें हैं, उनको इकट्ठा ना किया जाए, उनको समाप्त करने की, जखीरा का मतलब है जो लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, जमा कर लिया, उसको समाप्त करने की या खत्म करने की कहता है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी अभियंता के खिलाफ, यानी कहता है कि जो हम लोग जो करते हैं कि जो मशीनों के जरिए जो विकास कर रहे हैं, यानी ये ठीक है, हमें क्या करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, हमें नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए विज्ञान के जरिए पर्यावरण को हानि नहीं करनी है, बल्कि पर्यावरण को बचाना है। तथा आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जो है इसके खिलाफ ये अभियान चलाता है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो आज नई नई टेक्नोलॉजी है यूज करके पर्यावरण को दोहन हो रहा है, यह नई नई टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है इसके खिलाफ है। ठीक है, इसके खिलाफ भी अभियान चलाता, कौन चलाता है, ग्रीन पीस आंदोलन। अगला क्या करता है, ग्रीन पीस जो आंदोलन है सुरक्षित और जटिल व्यापार की दिशा में, यानी जो ग्रीन पीस आंदोलन कहता है सुरक्षित तथा टिकाऊ व्यापार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यापार ना हो जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, यानी क्या कहता है, सुरक्षित व्यापार की दिशा में प्रयास करने की बात करता है। कौन करता है, ग्रीन पीस आंदोलन। इन सारी हेडिंग को क्या करना, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये हेडिंग याद रखना, और अगर एग्जाम में आता ग्रीन पीस आंदोलन तो ग्रीन पीस आंदोलन क्या था मैंने बताया, फिर उसके बाद जितनी हेडिंग लिखना और इनको क्या करना भाई मेरे एक्सप्लेन कर देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, टिकाऊ विकास को काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा बिल्कुल लास्ट जो होने वाला है इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, 12.6 क्या है, भारत में गैर सरकारी संगठन और पर्यावरण आंदोलन क्या है, यानी ऐसे कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन है जिसमें जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं, उनकी भूमिका किसमें ज़्यादा रही है। देखो, भारत में सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन की एक लंबी ऐतिहासिक जड़ें हैं, यानी भारत में भैया जो पर्यावरण और सामाजिक जो आंदोलन है बहुत इसकी जड़ें बहुत गहरी रही, बहुत लंबे समय से रहा है। पर्यावरण हमारी संस्कृति में निहित है, क्योंकि हम प्रकृति के प्रत्येक जीवित और निर्जीव चीज़ों में देवता के अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि भाई भारत जो है शुरू से सभी जल देवता, पानी देवता, अग्नि देवता, सबको हमने देवता माना, यानी हमारे लिए जो पर्यावरण है उसका अस्तित्व बहुत ज़्यादा है। कुल देवता की अवधारणा आदिम युग में सबसे अच्छी ज्ञात सामाजिक तथ्य था तथा तदनुसार इसका पालन किया जाता था। भारत में वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, सिद्धांत का पालन किया गया है। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। ठीक है, जिसमें जैविक और गैर जैविक दोनों प्राणी शामिल। जो भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, हम लोग पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इंसान ही मानते हैं। इस प्रकार से अगर पर्यावरण की जितने जैसे जल है, वायु है, अग्नि है, सबको हमने देवता माना है, यानी कह सकते हैं भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसमें पर्यावरण का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं जिसमें जैविक और गैर जैविक दोनों प्राणी हैं। इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संरक्षण के लिए स्वैच्छिक प्रयासों में हमारा एक लंबा, यानी भारत की तरफ से अगर देखोगे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले हैं और बहुत सारी चीज़ें रही हैं। इसमें कुछ लोकप्रिय सफलता है, यानी अब हम पर्यावरण में देखेंगे कौन कौन से हमारे यहाँ पर पर्यावरण आंदोलन हुए जिसमें सफलता मिली है, या उन पर्यावरण आंदोलनों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं और पूरी दुनिया में फेमस रहे हैं। सबसे पहले क्या, बिश्नोई आंदोलन। आपके पहले चैप्टर में काफ़ी मिला है, कई बार बिश्नोई आंदोलन की हमने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, यह प्रसिद्ध, यही सही मायने में स्वैच्छिक आंदोलन 1970 में जमेश्वर पंथ के अनुयायियों, जमेश्वर पंथियों द्वारा शुरू किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई ने मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर जिले में अपने गांव खोजराली में राजा के आदमियों को पेड़ काटने को रोक दिया था, वनों कटाई के लिए। वनों की कटाई के खिलाफ इस प्रारंभिक प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप उनका सर काट दिया गया था, किसी उनका सर काट दिया, और पेड़ों की रक्षा की कोशिश में 300 अधिक लोग मारे गए। इस लोगों को लोकप्रिय रूप से बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो प्रकृति उपासक होते हैं।
इनका आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक था। बिश्नोई आंदोलन ने चिपको आंदोलन तथा उपविक जैसे आगे के आंदोलनों को अग्रदूत के रूप में महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हमारा क्या रहा चिपको आंदोलन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में चमोली जिले में 1973 में वनों की कटाई के खिलाफ पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एक अनूठा आंदोलन था। बिश्नोई आंदोलन की तरह इसका भी क्षेत्र उसी की महिलाओं ने नेतृत्व किया, जिन्होंने ग्रामीण के द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई का कड़ा विरोध किया। दो करिश्माई नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। उन्होंने इस सिविल संस्थान के आंदोलन को गति प्रदान की थी। अगला जो आंदोलन है साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट केरल के पड़क्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल है, जो जंगल के निवासियों की रक्षा के लिए यह आंदोलन 1973 में स्थानीय सामुदायिक तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठन जो थे पर्यावरणविदों द्वारा कुती पुंज नदी पर जल विद्युत बांध बनाने के निर्माण के लिए सरकार के खिलाफ के मंजूर किया गया, जो साइलेंट वैली सदाबहार जंगल से होकर गुजरता था। इस परियोजना के व्यापक प्रभाव का आकलन निम्नलिखित है। यह जो परियोजना देखो क्या थी, पहला वन आवरण को नुकसान था, दूसरा वनस्पतियों का विस्थापन था, तीसरा क्या था वन्य जीवों की किस्मों को नुकसान हुआ, और 8.3 किलोमीटर का नाम सदाबहार जंगल जलमग्न होना। अगला जो हमारा है ओपोविक आंदोलन 1983 में दक्षिण भारत के कन्नड़ जिले में सलकानी गांव के लोगों द्वारा यह आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन के बाद एक प्रसिद्ध आंदोलन था। कन्नड़ भाषा में ओपोविक का अर्थ है पेड़ों को गले लगाना। यह वन संरक्षण आंदोलन कर्नाटक तथा केरल के पहाड़ी जिलों में कारखानों, लुदी और पेड़ों से मिलों के लिए बांध निर्माण तथा रेल सड़क मार्ग जैसी विभिन्न परियोजनाओं के कारण में पेड़ों की कटाई के खिलाफ केंद्रित था। स्थानीय लोगों ने देखा कि 1950 में जहां वन क्षेत्र 80% हुआ करता था, वहीं 30 वर्षों के भीतर यह केवल 25% रह गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े ने किया। उन्होंने इस आंदोलन में वनों की कटाई से 30 मिलियन से अधिक लोगों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का बहुत दुख हुआ। अगला जो आंदोलन हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको पता होगा इसमें शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा मां नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ठीक है, जो बांध बन रहा था। देखिए यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहने वाली एकमात्र पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी पर विशाल जल विद्युत बांध निर्माण के खिलाफ आंदोलन था। इस बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 से विभिन्न स्तरों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस आंदोलन से जुड़े कौन कौन हैं, इस आंदोलन में कौन कौन जुड़ा था, स्थानीय रूप से प्रभावित जनजातीय समूह जो था, एनजीओ हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता जैसे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ये इसी से जुड़े थे, बहुत फेमस लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय तथा गैर सरकारी संगठन ने इस आंदोलन के समर्थन तथा संसाधन में प्रयास किए। एक लंबी कानूनी लड़ाई ने उच्च वृद्धि तथा जल विद्युत बांधों के दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए बताया कि इसका निर्माण में निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। क्या क्या बाधाएं थी, उपजाऊ भूमि के बड़े भूभाग का जलमग्न होना, दूसरा क्या था लोगों का विस्थापन होना, तीसरी जैव विविधता की गड़बड़ी आदि। अगला जो टिहरी बांध संघर्ष, यानी जो टिहरी बांध, देखो टिहरी बांध संघर्ष, देखो टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश के तहत जो था में टिहरी के हिमालय तलहटी शहर में गंगा की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी नदी के पर एक बांध बनाने की योजना बनाई। इस बांध के निर्माण के विरोध में सन 1986 से 90 के दौरान टिहरी गढ़वाल के स्थानीय लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई तथा सरकार के समक्ष अपना आक्रोश दर्ज किया। विरोध के बावजूद यह योजना बांध निर्माण की योजना में आगे बढ़ते हुए कहा गया कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा और इस क्षेत्र के लोगों की खुशहाली आएगी। लेकिन संघर्ष समिति ने सरकार के प्रस्ताव को माना नहीं, अपना संघर्ष जारी रखा। बाद में सरकार ने आमरण अनशन पर बैठे सुंदरलाल बहुगुणा और उनके दल को आश्वासन दिया कि बांध का निर्माण नहीं होगा और उसने अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अनशन तोड़ दिए, किंतु सरकार ने बांध निर्माण से परिस्थिति को होने वाली नुकसान की परवाह किए बिना बगैर उस क्षेत्र के विकास की गतिविधियों जारी रही तथा बांध का निर्माण रुका नहीं। वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि टिहरी का उच्च भूकंप
प्रण क्षेत्र बांध के लिए खतरनाक है। इससे 5 लाख लोग बेघर हुए, जो हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सोच है कि भागीरथी हिमालय संस्कृति की पवित्र नदी है तथा नदी को बांधना किसी पवित्रता का अपन नहीं, कि जो भागीरथी इसको बांधना, नदी को बांधना सही नहीं था, इसलिए इसका बड़ा विरोध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक लंबी परंपरा इतिहास में प्रयास रहा है। इन निम्नलिखित सिविल संस्थानों की पहल के अलावा उस क्षेत्र में पर्यावरण बचाव के लिए कई छोटे छोटे आंदोलन भी जो असंगठित थे, जिनका उल्लेख हम यहाँ पर नहीं करें, लेकिन ज़्यादातर किया गया। तो यह जितने भी आंदोलनों का जिक्र किया गया, आप इनको पता होना चाहिए कौन कौन से थे। लगभग ये जो पूरी बुक है मैंने आपको करा दिया है। ये आपको कैसे लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।